हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आई एडवेरा के इस यूट्यूब चैनल पर। एनडीए के एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों की धड़कन बढ़ती जा रही होगी कि भाई क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ये बता दें कि आप बड़े आराम से जितना भी पढ़ाया जा चुका है उसका केवल और केवल रिवीजन करिए। तो रिवीजन कैसे करेंगे? आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और बाकी जो है नए नए क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएगा, तो वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। और यही एक सही अच्छे तरीके का उपाय है। आप जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आप लेके बैठे, अब एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, जैसे पूछा कि स्टेप ऑफ डाइजेशन किस लेवल का होता है या स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है कितने स्टेप का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टेप का है और 5 स्टेप में कौन पहले है, कौन उसके बाद है, फिर उसके बाद कौन सा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारा आपका कंफर्म होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। इन केस अगर नहीं सही कर पाते हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार दोहरा लीजिए अपना। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो एक पैटर्न बना लीजिए कि आज हम हिस्ट्री का ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम केवल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह धीरे धीरे आपका डर खत्म होगा, क्योंकि एक तरफ से सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा तो फिर आपका नीचे आ गया, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद नीचे आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा और धड़ाधड़ आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में हम आज आपको बताएंगे कि थ्योरी में कैसे रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब में से आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आपको दोहराना है? सबसे पहले देखना है कि भाई अगर मान लेते हैं कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे। तो व्हाट इज डाइजेशन, क्या है? डाइजेशन क्या है? अब डाइजेशन के बारे में अगर है तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड्स। तो यहां पर आपको जो बताना है वो ये बताना है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनका कन्वर्जन जो है किस में हो जाए? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाए। तो यानी डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी जो शोषित किए जाने योग्य हों, यानी जो आसानी से हमारे रक्त में मिल जाए, हमारे ब्लड में मिल जाए। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होता है? क्रिया पाचन कहलाता है। यानी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये एक तरीका है जो हमारा शरीर अपनाता है। जो हम अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि भोजन को बिना कूचे ही निगल जाते हैं,
तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना हमारे शरीर का काम है। इसीलिए भगवान ने दांत दिए हैं और दांत खूब पीस पीस करके जो भी भोजन होता है उसको जब खाता है तो डाइजेशन आसान हो जाता है। इसीलिए डाइजेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो 2 चरणों में होती है। एक चरण होता है मैकेनिकल और दूसरा चरण होता है केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में दांत काम करते हैं और केमिकल प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर जितने जो रस हैं वो सारे काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डाइजेशन का स्टेप कितना होता है। स्टेप ऑफ डाइजेशन, तो पहला स्टेप आता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चौथा स्टेप आ गया एसिमिलेशन। और उसके बाद लास्ट स्टेज आता है डिफेक्शन। या एलिमिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है निगलना। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। ठीक है, तो पाचन मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद डेफेक्शन यानी मल त्याग। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब ये पहला नंबर प्रोसेस है, ये दूसरा नंबर प्रोसेस है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर अलग से अलग बना करके दे देंगे और कहेंगे कि भाई आप बताओ क्या हो सकता है। डाइजेशन पहले कर दी, इंजेशन दूसरे नंबर पे कर दिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो लास्ट में कर दिए, डिफेक्शन जो है वो तीसरे नंबर पे कर दिए। तो ऐसे ऐसे आपके कई ऑप्शन मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइजेशन जो है, जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसमें क्या काम होता है। तो यानी कि फर्स्ट जो जैसे हम भोजन को निगल लेते हैं तो निगलने के बाद क्या होता है। निगलने के बाद जो है हमारा दांत सारा काम शुरू करता है और दांत जो है वो भोजन को पीसता है, और भोजन को पीसने में हमारी जो 3 स्लेवरी ग्लैंड होती हैं वो मदद करती हैं। तो डाइजेशन इन माउथ, यानी कि जब हमारा भोजन माउथ में आ जाता है तो माउथ में हमारे क्या होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड होते हैं। स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, और वो स्लेवरी ग्लैंड के नाम क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है आपका सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, और तीसरे का नाम जो है, यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं, तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार की स्लेवरी ग्लैंड है जो ये क्या करती हैं, रस हमारे मुंह में यानी माउथ में डालती है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, स्लेवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, इसको दूसरा नाम है एमाइलेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे भोजन को नरम बनाता है, और नरम बनाने के साथ साथ जितने भी इसमें स्टार्च होते हैं उसका पाचन शुरू कर देता है। यानी माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी माउथ से ही हमारा पाचन यानी डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ से ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि भाई स्लेवरी ग्लैंड है तो पैरोटिड कहाँ पाया जाता है, पैरोटिड जो है वो कान के पास पाया जाता है। सब मैक्सिलरी कहाँ पाया जाता है, ये गाल के पास पाया जाता है। और सब लिंगुअल कहाँ पाया जाता है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है।
ये जीभ के नीचे पाया जाता है और ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है। टाइलिन एंजाइम जो है वो किसको पचाता है? स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। और स्टार्च डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। माल्टोज जिसे हम कहते हैं हिंदी में शर्करा। इसीलिए आप देखे होंगे रोटी में अगर आप चीनी मिला करके ना खाएं, केवल रोटी को खाएं, तो खाते समय जीभ में रोटी का स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब आप उसे कूच कूच करके एकदम लुगदी बना देंगे तो वो मीठा लगने लगेगा। तो मीठा इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज में और रोटी का जितना स्टार्च था वो पच चुका है, तो स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पर अब भोजन जो है जाएगा आपके आमाशय में और आमाशय में जाने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या करता है? सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया आए हुए होते हैं उस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद जो अनाज के बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणु में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, यानी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जब भोजन आता है तो वो भोजन लगभग 4 घंटे रहता है स्टमक के अंदर और यहाँ पर क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस मिलता है उसे गैस्ट्रिक जूस मिलता है और गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 0.9 से लेके 1.5 तक इसका पीएच वैल्यू होता है गैस्ट्रिक जूस का। और ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देता है सिंपल फूड में, ठीक है, जो लुगदी बन करके आया हुआ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा कूच कूच करके खाया करो। अगर आप बहुत ज़्यादा दांतों से कूच करके भोजन नहीं करोगे, खड़े घोंट जाओगे, खड़े निगल जाओगे, तो उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि आपका भोजन सही तरीके से पच नहीं पाएगा और बिना पचा हुआ भोजन ही बाहर हो जाएगा सड़ करके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी हम खाए रहेंगे वो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने दांत दिया है कि आराम से कूच कूच के खाओ। दांत दिखाने के लिए नहीं दिया है, दांत का यही प्रयोग है कि बहुत उसको कूच कूच के खाना चाहिए। अब गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस में 99% लगभग पानी होता है और पानी के साथ साथ उसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो पेट में हैं। तो पेट में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है आपका पेप्सिन, ठीक है, दूसरे का नाम है आपका रेनिन, ठीक है, और तीसरे का नाम है आपका लाइपेज। पेप्सिन जो है वो क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है और रेनिन जो है वो दूध वाले प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज जो है वो क्या करता है? फैट को पचाता है। यानी कि ये रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन को पचाता है, ये नॉर्मल प्रोटीन को पचाता है, नॉर्मल प्लस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, और लाइपेज जो है ये फैट को पचाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे आमाशय में जाने के बाद शुरू होता है और इस तरह से चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। अब ये क्या है? जब पचेंगे तो कन्वर्ट होंगे। अब जो प्रोटीन है वो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे केवल कन्वर्जन होता है, पूरी तरीके से पचेगा नहीं। पचने के लिए छोटी आंत में जाना पड़ेगा। रेनिन का जो है मिल्क प्रोटीन है वो दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूध जब हम खाते हैं दूध पीते जब हैं तो वो जाकर के शरीर के जैसे ही आमाशय में पहुँचता है, आमाशय में पहुँचने के बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है। दूध उन्हीं लोगों को नहीं पचता है जिनके शरीर का मतलब यहाँ आमाशय है। आमाशय में रेनिन नाम का एंजाइम नहीं होता है। तो रेनिन नाम का एंजाइम नहीं होने की वजह से दूध का पाचन नहीं हो पाता है, वो उल्टी कर देते हैं। लाइपेज जो है वो फैट को पचाता है। अगर फैट हम देखिए, फैट सब्जी में हम फैट लेते हैं, रोटी के साथ फैट लेते हैं, चावल के साथ। अब जो लोग अलग से एक्स्ट्रा घी मक्खन डाल करके खाते हैं वो क्या है? फैट ही है। लेकिन कुछ नेचुरल फैट होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ में मिले रहते हैं, तो उसका पाचन करता है कौन करता है? लाइपेज। और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद का काम जो शुरू हो जाता है वो लीवर का होता है। लेकिन लीवर जो है वो अचानक से काम नहीं करता। लीवर का काम तब शुरू होता है जब हमारा भोजन पूरी तरीके से पच करके और
हमारे कहाँ पहुँच गया है, रक्त में पहुँच गया है। और जब रक्त में पहुँचता है तो लीवर का काम शुरू होता है, क्योंकि लीवर जो है वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जितना भी हम पदार्थ खाए हुए हैं उसमें जो अपवर्ज्य पदार्थ हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा जो है लीवर करता है। और उसके चक्कर में क्या होता है, लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। वहाँ पर जो है उसके जो सेल्स हैं, जिसको हीपर सेल कहते हैं, तो हीपर सेल जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो एसजीपीटी का मात्रा बढ़ जाता है। और एसजीपीटी का जब मात्रा बढ़ता है तो लीवर में सूजन आ जाता है। और लीवर में जब सूजन आता है तो उससे निकलने वाले कुछ पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं। तो लीवर से कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, देखिए सबसे पहले तो लीवर क्या करता है, लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज, जब लीवर में सूजन आ जाएगी तो ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा। जब ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा तो ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज हमारे शरीर में नहीं मिलेगा। लीवर क्या करता है, एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करता है। और एल्ब्यूमिन जो है फैटी एसिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स के साथ मिलकर के काम करता है। इसके साथ ही साथ लीवर जो है वो हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने का काम करता है ना, प्रोसेसिंग करता है इंसुलिन का। और अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट करता है यूरिया में। तो ये सारे काम लीवर के बंद हो जाएंगे। तो जब लीवर के ये सारे काम बंद हो जाएंगे तो ना हमारे पास शक्ति मिलेगी, यानी कि हम कमजोरी का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, B12, विटामिन के, आयरन, कॉपर, ये सब हमें नहीं मिलेगा। और इसके बिना पे हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाएंगी और हम बीमार हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन जो नहीं मिलेगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन जब नहीं मिलेगा तो हमारा जो फैटी एसिड है उसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। उसके साथ साथ लीवर हीमोग्लोबिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिससे जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगेंगे और उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। जब प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। और जब शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, यानी हमें क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। और साथ ही साथ अमोनिया जो है अगर कन्वर्ट यूरिया में नहीं हुआ तो हमारे किडनी पर इफेक्ट आने लगेगा, और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और बहुत सारी स्थितियां हो जाएंगी, यहाँ तक कि व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर जो बाइल जूस देता है, बाइल जूस कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। और लीवर जो बाइल जूस हमारे सिक्रीट करता है और सिक्रीट करने के बाद जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू है, बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, 7.5 से लेकर के 8.05 तक होता है, ठीक है, इतना होता है। अब ये कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, लेकिन इसका काम क्या है, बाइल जूस का काम क्या है कि एसिड को कन्वर्ट कर देता है बेस में, ठीक है ना। जो हमारे पेट में यानी आमाशय में जो भोजन है और भोजन में जो एसिड की मात्रा है उसको वो कन्वर्ट कर देता है बेस के फॉर्म में। और बेस के फॉर्म में जब हमारा भोजन हो जाता है तो उसका पाचन आसान हो जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्या है। अब देखिए बाइल जूस में जो है करीब 90 से 95% तक तो वाटर है, और उसके साथ साथ बाइल साल्ट है, बिलिरुबिन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स होता है, लेसिथिन होता है, सोडियम इसमें पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, और बाइकार्बोनेट के आयंस इसमें होते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो सारा कॉम्बिनेशन बाइल जूस में बनता है। अब बाइल जूस जो है वो लगभग 600 ml से लेकर के 1 लीटर तक पर डे मनुष्य के अंदर बनता है, और बनने के बाद वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जब गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और हमारा भोजन जब आमाशय से पच करके यानी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट जब हो जाता है तो उसके बाद वो लुगदी बन करके जैसे ही बाहर आता है वैसे ही बाइल जूस सिक्रीट होता है, और फैटी जो एसिड फॉर्म में हमारा भोजन है उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जिसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है ठीक उसी समय हमारा पैंक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम्स को हमारे
छोटी आंत में भेजता है। तो जब छोटी आंत में भेजेगा तो उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो अब आइए जानते हैं। अब पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज को कहा गया है कि भाई पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज दो तरीके से काम करता है। एक तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरा कहा गया है कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन इसको हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी, और इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी है तो इसका मतलब है कि ये हार्मोनल है, ये हार्मोन स्रावित करता है। और एक्सोक्राइन है, इसका मतलब है कि इसके पास नली है, ट्यूब है, जिसके द्वारा ये एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। तो पैंक्रियाज जो है यह एक ग्रैंडुलर ऑर्गन के रूप में देखा जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये बहुत खास अंग है, खासकर इंडोक्राइन के संदर्भ में, क्योंकि इंडोक्राइन के संदर्भ में इसका कार्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक्सोक्राइन के संदर्भ में उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिसके वजह से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट हो करके जो है स्टोर हो जाता है किसमें, लीवर में। अब लीवर में जो कन्वर्ट हो स्टोर होगा तो उसमें क्या है कि स्टोर जब होगा तो उस किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब होगा तो जब चाहेगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें शक्ति देना लगेगा। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाज का मेन जो वर्क है, जिसको इंडोक्राइन वर्क के रूप में देखा जाता है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज को किस ग्लाइकोजन को, सॉरी यहाँ पे हम इसको मिटा दें, ग्लूकागॉन है। जब मान लेते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई तो क्या करता है पैंक्रियाज, ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रीट करने लगेगा, जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के रूप में। तो अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में फिर से मिल गया और हम अपना काम करते रहे। यानी इंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो सेवरल टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। इंडोक्राइन जो ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में होता है। इसमें मुख्य जो है वो क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पहला हो गया इंसुलिन, दूसरा हो गया ग्लूकागॉन, तीसरा होगा सोमैटोस्टैटिन, और चौथा हो गया पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह का हार्मोन्स जो है यहाँ से आपको सिक्रीट होगा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में होगा। अब इसके बाद ये क्या है कि पैंक्रियाज और तरीके के हार्मोन, जो और तरीके के एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, जो किससे शुरू होगा, एक्सोक्राइन से शुरू होगा। और एक्सोक्राइन के लिए क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, यानी नली चाहिए। तो नली के माध्यम से ये कैसा एंजाइम सिक्रीट करेगा, कैसा जूस, एंजाइम जूस कैसा सिक्रीट करेगा, तो एक्सोक्राइन के रूप में। सेक्रीट एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स, एक तो एंजाइम्स का नाम है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, दूसरे का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, तीसरे का नाम है इलास्टेज, ठीक है, चौथे का नाम है एमलॉप्सिन, और पांचवें का नाम है स्टीएप्सिन। ठीक है, ये एंजाइम सिक्रीट करेगा। अब ये एंजाइम जो सिक्रीट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं पच पाया है वो प्रोटीन पचाता है, साथ ही साथ जो हमने फाइबर खाया है उस फाइबर को पचाता है, उसके साथ साथ जो स्टार्च है
स्टार्च बिना पचे आ गया, हमारे लार बना ही नहीं मुंह में, तो वो उस स्टार्च को एम्लोप्सिन पचाता है और शुगर ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। काइमोट्रिप्सिन भी इसी तरह प्रोटीन के ऊपर काम कर देता है और एमिनो एसिड को बदल देता है। स्टीएप्सिन जो है वो भी काम करता है, वो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल जो है वो हमारे शरीर में यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कई पार्ट होते हैं। जब हमारा जो स्टमक है भोजन को लुगदी के रूप में बाहर निकालता है तो वो वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, डिओडेनम में, और डिओडेनम के बाद जो है आधा पार्ट जो है, उसके आगे का आधा पार्ट जो है वो जेजुनम, और फिर उसके आगे का आधा पार्ट जो है वो है इलियम। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DJI, डिओडेनम, और दूसरा भाग जो होता है वो है जेजुनम, और तीसरा भाग जो है वो आपका है इलियम। ठीक है, ये 3 भाग जो हैं ये आंतों के होते हैं। तो जो जितना भी हमारा लीवर यानी कि गॉल ब्लैडर का काम है, यानी कि बाइल जूस का काम है, बाइल जूस, और उसके बाद पैंक्रियास का, ये दोनों का काम जो होता है कहाँ संपन्न होता है, डिओडेनम में संपन्न होता है। ठीक है, और बाकी की क्रियाएं जो होती हैं वो जेजुनम और इलियम में होती हैं। अब जेजुनम और इलियम में जितना भी बचा हुआ प्रोटीन है वो पचता है, जितना माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनल ग्लूकोज में, और जो हमारा लाइपेज है वो लाइपेज यहाँ काम करने लगता है बहुत तेज़ी के साथ, जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको फाइनली जो है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है बड़ी आंत का हिस्सा। तो बड़ी आंत का हिस्सा जो है वो लगभग 5 फुट की बड़ी आंत होती है, खोल के अगर उसे खोल दिया जाए तो वो 5 फुट के बराबर होगी। तो वो जो हिस्सा है उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, जिसमें सबसे जो मेन काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हम उसको यहाँ पे बता देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है वो क्या कर देता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की क्रिया कराता है, और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बाद जो है वो जितने भी पचे हुए भोजन हैं उनमें से जो है, जो फेकस है उनमें से विटामिन्स रिलीज करता है, विटामिन रिलीज कराता है। कौन कौन से विटामिन रिलीज कराता है, के, B1, ठीक है, B1 के बाद आपका आ गया B2, B6, B12 एंड बायोटिन, जिसे B7 कहते हैं। और ये सारे विटामिन एक से एक बढ़ करके हैं जो हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं, चर्म रोगों से हमारे शरीर की रखवाली करते हैं। अब सोचिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन न हो तो ये सब नहीं बनेंगे। दैट मीन्स आफ्टर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन वी हैव फाउंड सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन such as vitamin K, B1, B2, B6, B12 and B7. These vitamins are very important for our body. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस चीज़ को में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में यही है, और यही आपके क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जा चुका है और अब पूछने की उम्मीद भी बनती है। तो आज बेटा ये छोटे से सेशन में हम लोग आज आमाशय के बारे में, आंतों के बारे में, यानी कि पूरा डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस पार्ट से जो पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोगों ने आज की पढ़ाई की। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिएगा, उसे सॉल्व करिएगा। आशा है कि इस लेसन से आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और साथ ही साथ आपको तेज़ी से समझ में भी आएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम जैसा आपको बताए हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा लाइन से पढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद हम लोग अब स्केलेटन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि उसमें से कैसे क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको आई एडुवेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।